हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है और 24 फरवरी से जो है कि बोर्ड एग्जाम चालू भी हो रहा है। तो आप लोगों को पता ही है कि आज हम लोग का 22 जनवरी है, श्री राम जन्मभूमि का, जिस दिन श्री राम जी की मूर्ति का प्रतिष्ठा हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। तो उसके साथ साथ हम लोग को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्लास 10 के साइंस में अभी से भी पढ़ के हम लोग 70 स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि साइंस में 65% प्लस मार्क कैसे आ सकता है। तो इसको जानने के लिए 65 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 70 में से 70 तो वो बच्चे लाएंगे जो कि शुरू से मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अगर 70 में से 70 ले आ देंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे। लेकिन ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो है नहीं, लेकिन अगर आप लोग मन से पढ़ेंगे तो 70 में से 70 आपका भी आ सकता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि साइंस में 65 प्लस मार्क कैसे स्कोर किया जा सकता है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि साइंस में 3 पार्ट होता है। साइंस में 3 पार्ट होता है, यानी विज्ञान में 3 भाग होता है। एक केमिस्ट्री जिसको रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं, एक जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, और एक भौतिक विज्ञान जिसको फिजिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक। तो कुल बच्चों देखो कि ये रसायन विज्ञान का चैप्टर है, ये जीव विज्ञान का चैप्टर है, और ये हमारा भौतिक विज्ञान का चैप्टर है। तो क्या सब हम लोग को पढ़ना होगा? नहीं। अब अगर आप सब चीज पढ़ेंगे तो उतना समय बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि केवल एक सब्जेक्ट नहीं, हम लोग को सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट का नाम लिखा गया है, टोटल 13 सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर देखिए लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक। पहले तो 16 चैप्टर था, लेकिन अब कम करके 13 कर दिया है। ठीक। तो अब देखिए इस 13 चैप्टर में से कौन कौन सा मेन टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का 65% या 70 में से 65 प्लस मार्क आ सकता है। ठीक। केवल जो मेन टॉपिक आज हम बताने वाले हैं वो पढ़ लीजिएगा उसके बाद। ठीक। तो देख लीजिए, ये रसायन विज्ञान का चैप्टर है, ये जीव विज्ञान का, और ये भौतिक विज्ञान का। रसायन विज्ञान में क्या क्या चैप्टर है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर, अम्ल लवण क्षार दूसरा चैप्टर, धातु और अधातु तीसरा चैप्टर, और कार्बन और उसके यौगिक चौथा चैप्टर। फिर बायोलॉजी में जैव प्रक्रम पहला चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, नियंत्रण और समन्वय दूसरा चैप्टर, जीव जनन कैसे करते हैं तीसरा चैप्टर, और अनुवांशिकता चौथा चैप्टर, और हमारा पर्यावरण बायो में लास्ट चैप्टर। फिर फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, दूसरा चैप्टर मानव नेत्र, तीसरा विद्युत, और चौथा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक। तो हम लोग एक एक चैप्टर में देखेंगे क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और फिर उसको हम लोग जल्दी से कवर करेंगे, और ये सब टॉपिक आप लोगों को इसी चैनल के इसी प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला चैप्टर हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है, और इसमें आप लोग इतना चीज तो पढ़ ही लीजिएगा। क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया के सभी प्रकार नहीं, रासायनिक अभिक्रिया का जो मेन मेन है हम लिख दिए हैं। जैसे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, और ऑक्सीकरण और अपचयन किसको कहते हैं। ठीक है। ये आपको इसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा इसकी वीडियो। ठीक। फिर आप लोगों को इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें, और रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं। ये जो टॉपिक है पहले चैप्टर में से, इसमें से 100% पूछने का चांस है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं लेसन नंबर 2 में। अब हम लोग देखेंगे कि लेसन नंबर 2 का क्या नाम है, अम्ल क्षार और लवण। ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग नोट लिखे हैं। ठीक। क्या क्या है, जैसे कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, और लवण क्या है, इसका परिभाषा तो आपको याद ही होना चाहिए। उसके बाद सूचक क्या है और सूचक कितने प्रकार का होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अम्ल क्षार और लवण क्रिया करेगा किसके साथ क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद क्या बनता है, उसका एक एक रिएक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या प्रदान करेगा, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण प्रदान कर देगा, तो वो अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसे आप लोगों को एकाक अभिक्रिया पता होना चाहिए। ठीक। उसके बाद इसमें जो है कि मतलब धावन सोडा क्या होता है, या फिर विरंजक चूर्ण क्या होता है, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। ठीक। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, बनाने की विधि पता होना चाहिए, या फिर इसका जो सूत्र होता है मतलब पूरा फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक। बेकिंग सोडा का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरे चैप्टर में बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे चैप्टर की ओर। हेलो बच्चों, तो ये देखिए ये चैप्टर नंबर तीसरा है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, धातु और अधातु। इसमें क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग 65
नंबर से ज्यादा ला सकते हैं। तो धातु और अधातु क्या होता है, ठीक, इसका परिभाषा भी आप लोगों को पता होना चाहिए। धातु और अधातु के रासायनिक और भौतिक गुण यानी इसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। क्या मेलेबल है, क्या आघातवर्धनीयता है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक। और धातु जब रासायनिक इसका क्या गुणधर्म है और भौतिक गुणधर्म, ठीक। उसके बाद हम लोग को देखना है सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी देखना है, और उसके बाद धातु कर्म। ये अगर 5 पॉइंट इस चैप्टर में क्लियर है तो आप लोग कहीं नहीं फंसने वाले इस चैप्टर में, ठीक। तो फिर हम लोग देखते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो हम लोग के चौथे चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, कार्बन में उसके यौगिक। ये लास्ट है और बड़ा भी और काफी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछेगा और यही काफी स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। इसको कायदे से पढ़ लेना है। इसमें हम लोग को पढ़ना है कार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, बंद क्या होता है, या फिर संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक। आयुपीएससी नामकरण आपको अच्छे से आना चाहिए। संकलन अभिक्रिया क्या है, जिसको इंग्लिश में एडिशन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन या फिर योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, या फिर एथेनॉल क्या है, या फिर एथेनोइक अम्ल क्या है, ठीक। एस्टीकरण प्रक्रिया क्या है, मिशेल क्या है, सजातीय श्रेणी और साबुन के विषय में आप लोगों को अच्छा से पता होना चाहिए, ठीक। इस चैप्टर में से इस 12 टॉपिक के अलावा हमको लग रहा है कि और कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा, तो इसको आप लोग पक्का पढ़ के जाइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग बायोलॉजी के पहले चैप्टर में। तो बच्चों, ये हम लोग का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्या, जैव प्रक्रम या फिर लाइफ प्रोसेस इंग्लिश में, ठीक है। इसमें सबसे हाई वेटेज चैप्टर बायोलॉजी का और सबसे मस्त और जिसको बोल सकते हैं बिंदास फायर चैप्टर। इसमें सबसे जो वेटेज वाला टॉपिक है ये है कि जैव प्रक्रम आपको पता होना चाहिए। जैव प्रक्रम क्या होता है, तो ये तो पूरे चैप्टर का ही नाम है, उसका मतलब पता होना चाहिए। पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का हो सकता है, अमीबा या फिर मनुष्य में पोषण कैसे हो सकता है, इसका फिगर बोल सकता है बनाने के लिए, ठीक। जितना भी चीज लिखा हुआ है सबका फिगर आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो में फिगर ज्यादा पूछता है, ठीक। मानव में पाचन तंत्र क्या है, पूरा पाचन का क्रियाविधि आपको बताना पड़ेगा, और पाचन तंत्र का 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा चित्र का। मानव में श्वसन तंत्र, श्वसन क्या है, श्वसन तंत्र क्या है, ये सब पता होना चाहिए श्वसन तंत्र में, ठीक है। श्वसन तंत्र का पूरा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फेफड़ा का, फिर श्वासनिका, कुपिका का, ये सब का। मानव में परिसंचरण तंत्र क्या है, यानी परिसंचरण यानी सर्कुलेशन के बारे में बोल रहा है। अब हार्ट पता होना चाहिए उसमें, और फिर ब्लड पता होना चाहिए, हार्ट का चित्र बनाना आपको आना चाहिए, और जो हार्ट में ब्लड का जाना और आना हो रहा है, ठीक है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त के बारे में भी आपको ये परिसंचय तंत्र के अंदर ही पूछ लेगा। मानव में उत्सर्जन तंत्र यानी आपको बनाना आना चाहिए 2 किडनी, और फिर मूत्र नली, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रकाश संश्लेषण तो इम्पोर्टेंट है और इसका रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो, अब हम लोग के जो बायोलॉजी का है उसके दूसरे चैप्टर का नाम नियंत्रण और समन्वय है, यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, अगर 65% यानी 65 मार्क्स से ज्यादा लाना है तो आप लोगों को ये सब टॉपिक तो जरूर पढ़ना ही होगा। अब देखिए इसमें क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, मस्तिष्क क्या होता है, और मेरुरज्जु क्या है, ठीक। यानी मस्तिष्क क्या होता है, कितने कितने भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, एक बार इसको रिकैप कर लीजिएगा। मस्तिष्क का चित्र बनाना एक बार रिकैप कर लेना, मेरुरज्जु का चित्र बनाना, और न्यूरॉन, इसका चित्र तो बिल्कुल मत छोड़ना है, ठीक है। न्यूरॉन और न्यूरॉन का संरचना, ठीक, या फिर जिसको तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक। उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, और प्रतिवर्ती क्रिया को दर्शाने के लिए एक बार चित्र प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। प्रतिवर्ती क्रिया को दर्शाने के लिए किससे चित्र प्रैक्टिस करोगे, प्रतिवर्ती चाप से, ठीक। फिर पादप में नियंत्रण कैसे होता है, तो हार्मोन के द्वारा, और कौन सा हार्मोन पादप और जंतु से निकलता है, कौन से ग्रंथि से निकलता है, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। और हार्मोन के लिए आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि इसका भी जो है वीडियो हम लोग डाल चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं इसके तीसरे चैप्टर पर। हेलो बच्चों, तो देखिए हम लोग का ये बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है, और इसमें चैप्टर का क्या नाम है, जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू डू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। तो देखिए हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले जनन क्या होता है, ठीक, और जनन के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए इसमें आप लोग को ध्यान देना है, जनन के प्रकार में लिखा हो, यानी लैंगिक जन और अलैंगिक जन, और अलैंगिक जन के भी प्रकार आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, ये सब, रोपण, ठीक है, कायिक प्रवर्धन, ये सब जनन के प्रकार में ही आ जाएगा। और नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और पुष्पिका जो संरचना है, इस तीनों का प्रैक्टिस तो आप लोगों को बेहद अच्छे से होना चाहिए, और जब प्रैक्टिस अच्छे से होगा तो इसके बारे में भी आप लोग लिख पाओगे, ठीक। उसके बाद पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन क्या है, तो पूरा पुष्प का स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करिएगा, और उसमें जब आप लोग देख लेंगे तो उसी में वर्तिकाग्र, अंडाशय, परागकोश, परागकण सब दिया होगा, ठीक, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर जनन स्वास्थ्य क्या है,
जनन के लिए स्वास्थ्य क्या है वो आपको पता होना चाहिए। परागण और निषेचन क्या है, परागण और निषेचन कितने प्रकार का होता है ये भी एक बार देख लेना। वैसे तो ये सब इसी में आ जाएगा, लेकिन हम वहां पर एक्स्ट्रा में भी लिख चुके हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट चौथे चैप्टर पर। हेलो बच्चों, तो ये बायोलॉजी का चौथा चैप्टर रहा और आखिरी चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता और जैव विकास वाला टॉपिक तो काट दिया गया है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि मेंडल का मटर के पौधे पर चयन, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों ही चयन किया था। और एक चीज छूट गया बच्चों, तो वो लिख लीजिएगा कि वो 7 जोड़ी लक्षण पर क्या क्या अध्ययन किए थे। वो 7 जोड़ी लक्षण भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, प्रभाविता का नियम पूछे सकता है, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपीहन का नियम, ये मेंडल का तीनों नियम आपको आना चाहिए। और क्रॉस करवाना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिंग निर्धारण कैसे हो सकता है, ठीक है, लड़का या फिर लड़की कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर संकरण व प्रकार, संकरण क्या है और संकरण के प्रकार कितना हो सकता है, जैसे कि एक संकर संकरण क्या है, द्विसंकर संकरण क्या है, और कौन सा संकरण किस नियम पर आधारित है आपको पता होना चाहिए। और डीएनए वो आरएनए क्या है और इसमें अंतर अगर आपको पता होगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अब फिजिक्स के पहले लेक्चर पर। बच्चों तो देखिए भौतिक विज्ञान का लेसन नंबर फर्स्ट क्या है, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो लिखा है आपका ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 टॉपिक लिखा है मैंने, और ये 6 टॉपिक अगर आप लोगों का कवर है तो फिजिक्स में आप लोगों का इसमें से नंबर कवर जरूर हो जाएगा जितना भी क्वेश्चन पूछेगा। जैसे प्रकाश का परावर्तन व उसका नियम आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है या फिर प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन या फिर उसका नियम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दर्पण व उसके प्रकार व उसका सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है और उसका सूत्र कौन कौन सा हो सकता है। उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसमें 6 स्थिति और किसमें 2 स्थिति है आपको पता होना चाहिए। लेंस और उसका प्रकार, और लेंस कितने प्रकार का होता है और लेंस का सूत्र क्या होता है। ठीक, और लेंस का क्षमता निकालने आपको आना चाहिए। ठीक, इतना आपको अगर इसमें पता होगा तो इसमें नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो देखो बच्चों, भौतिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है और इसका नाम क्या है, मानव नेत्र वो रंग बिरंगा संसार। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर जिससे भी क्वेश्चन बनने वाला है वो सब हम लिख के लाए और बताएंगे कैसे कैसे आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले मानव नेत्र और उसका भाग को आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि मानव नेत्र कैसे बनेगा, उसमें कौन कौन सा भाग होता है, उसका क्या क्या काम होता है, ये आपको आना चाहिए। समंजन क्षमता क्या होती है और दोष, दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष में आप लोगों को मेन दोष जो लिखा है मैंने, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता और मोतियाबिंद, इसका प्रैक्टिस कर लेना है आपको। ठीक, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या मतलब कैसे हो सकता है या फिर इसको दूर करने का उपाय क्या है, इसको भी आप लोगों को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म के बाद हम लोग फिर देखेंगे प्रकीर्णन क्या है और प्रकीर्णन कैसे होता है। ठीक, प्रकीर्णन का क्या कारण है, टिंडल प्रभाव क्या है और टिंडल प्रभाव कहाँ कहाँ पर हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक, तो अगर आप लोग इतना देख लेते हैं तो इस वाले चैप्टर से हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को इसके बाहर कुछ आने वाला है। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं फिजिक्स के तीसरे चैप्टर में, तब तक। तो ये फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसका नाम है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो इसमें आप लोगों को कुल 9 टॉपिक पढ़ना है और इस 9 टॉपिक के बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। तो देखते हैं 9 टॉपिक कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिएगा विद्युत धारा क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर क्या है, इसका सूत्र क्या है, और विभव में अंतर को ही विभवांतर करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का समायोजन कैसे कैसे हो सकता है। तो ये 2 तरीके से हो सकता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या है और समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या है, इसको विद्युत परिपथ भी आप बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विद्युत परिपथ में क्या क्या उपयोग होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओम का नियम क्या है ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए, और ओम का नियम कहता क्या है ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या आना चाहिए कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है। ठीक है, कि उसका हीट इफेक्ट क्या है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद विद्युत शक्ति आपको पता होना चाहिए, बायो सेवर्ट का नियम भी आपको आना चाहिए। अगर इतना कुछ आपको आता है इस चैप्टर में तो आपको कोई भी नंबर लाने से नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए 9 टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए फिजिक्स के तीसरे चैप्टर विद्युत धारा में से। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों तो देखिए भौतिक विज्ञान के चौथे चैप्टर में अब हम लोग आ चुके हैं और इसमें इसका नाम क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय क्या प्रभाव है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को कुल देखे हैं 8 टॉपिक हम लोग लिए हैं। 8 टॉपिक में क्या है,
देखिए चुंबकीय बल रेखा वो उसका गुण है। फिर फ्लेमिंग के दाएं व बाएं हाथ का नियम है, ठीक। फ्लेमिंग के दोनों हाथ का नियम, ठीक है। कौन सा विद्युत मोटर के लिए, कौन सा जनरेटर के लिए, वो आप लोग याद करके देख लेना। उसके बाद मैक्सवेल का नियम, मैक्सवेल का जो है कि पेंच का नियम है, ठीक है। पेंच को कसो तो जिधर उंगली घुमा रहता है वो चुंबकीय बल की रेखा को बताता है और अंगूठा धारा की रेखा को, ठीक है। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार के यानी फिर दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फैराडे का नियम भी हम लोग को पता होना चाहिए। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, इसके बारे में तो जरूर जानकारी ले लेना। विद्युत चुंबक क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, परिनालिका क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। धारा क्या है, कितने प्रकार का होता है, एसी डीसी करंट में क्या अंतर है, विद्युत मोटर और जनरेटर क्या है और किस नियम पर काम करता है। अगर इतना आपको पता है तो फिजिक्स में आपको कोई नहीं रोक सकता। और न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स का आप लोग सॉल्व करिएगा ये सब नियम पर, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना भी हम लोग बताएं ये सब आपको टॉपिक हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा, ठीक है। राधे राधे।